बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एफपीएससी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024 और स्टूडेंट्स हम 2016 का थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने इसके बी पार्ट के टोटल 19 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी। स्टूडेंट सेक्शन सी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत से क्वेश्चंस नए हैं। कुछ रिपीट हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नए हैं, इसलिए आपको ये सेक्शन बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है और प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एंड उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया इफ 42 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 120 ग्राम ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपको उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमने 42 ग्राम हाइड्रोजन लेकर 122 ग्राम जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस कर लिया है। ठीक है, तो ये जो खुद से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अमोनिया यानी प्रोडक्ट या अमाउंट प्रिपेयर की है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हम मैथमेटिकली इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, वो होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। तो जब दोनों आ जाएंगी तो हम इजीली परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया। इट इज़ एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, और जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। अब हमने पहले ये बता दिया कि एक्चुअल यील्ड कम होती है, तो ये क्यों कम होती है। ठीक है, ये मैकेनिकल लॉसेस की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैकेनिकल लॉसेस बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, सेपरेशन थ्रू फनल, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस में, तो इनके थ्रू जो है वो हमारे पास थोड़ी प्रोडक्ट लॉस होती रहती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड उतनी नहीं बनती जितनी कि बननी चाहिए थी। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल यील्ड में कहेंगे कि नो मैकेनिकल लॉसेज अकर सिंस इट इज़ आ कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटली तो नहीं की जाती ना, कैलकुलेशन में तो कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्शंस एंड साइड रिएक्शंस डिक्रीजेस द एक्चुअल यील्ड। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड में क्या होता है, कोई भी हम तो सब मैथमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, और हम यही अज्यूम कर रहे होते हैं कि नो साइड रिएक्शन अकर एंड ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, सो थ्योरेटिकल यील्ड इज़ नॉट डिक्रीज्ड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल यील्ड में अगर कुछ बन रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, प्रोडक्ट्स आपस में कोलाइड करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो भी हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा कि अगर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएँ, साइड रिएक्शंस होने लग जाएँ, तो भी हमारी मेन प्रोडक्ट कम बन जाएगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही ये कैलकुलेट होती है। ठीक है, और एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक यील्ड। ठीक हो गया। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेंगे, 21 मोल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मोलर रेशियोज आर। अब हाइड्रोजन एंड अमोनिया का हम कंपैरिजन करेंगे कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो 1 मोल कितना बनाएंगे, 2/3, और 21 मोल्स कितना बनाएंगे, 2/3 इंटू 21। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 14 मोल्स आ जाएंगे। अब हम जो है वो मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू मोलर मास। ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को, तो हमारे पास 238 ग्राम्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने थ्योरेटिकली मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट किया है, इट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, और एक्चुअल यील्ड तो हमें गिवन थी 120 ग्राम्स, और अब हम परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाती है 50.4%। तो देखें कितना ही इजी सा क्वेश्चन है और इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन्स, व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एंड कॉपर न्यूक्लियाई सेपरेटली। तो जो पहला पोर्शन है इसका कि हाउ जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन्स, तो ये ऑलरेडी हम 2014 के फर्स्ट जो है वो पेपर में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इक्वेशंस मिस हो गई हैं। इक्वेशंस जो है वो आपने मस्त लिखनी है, ये सारा का सारा हमने वहाँ पर डिस्कस किया है किस तरह से जेम्स चैडविक ने
जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को पोलोनियम से जो है वो प्रोड्यूस करवाया, फिर उसको मेटल फॉयल बेरिलियम पे टारगेट करवाया, ठीक है। तो उससे जो कुछ पेनिट्रेटिंग जो है वो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, जिनको बाद में हमने देखा कि वो न्यूट्रल इन नेचर भी हैं, और अगर हम उनको बम्बार्ड करवाते हैं मींस के वाटर पर या पैराफिन या सेलुलोज पर, तो वो उसमें से जो है वो प्रोटॉन्स, हाई स्पीड प्रोटॉन्स को इमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या डिस्कस नहीं किया, ये लास्ट में हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं ये भी आपने लिखनी है कि पोलोनियम से कैसे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये देखें, ये पोलोनियम है, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो रिमेनिंग देखें 84 में से 82 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो 82 रह जाएगा, और 216 में से 4 निकल जाएगा तो 212 रह जाएगा। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो 212 और 82 पर हमारे पास लेड है, तो लेड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, और इसको हमने ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट भी लेड बॉक्स के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। और अब हमने जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसको ब्रिलियम मेटल पे जो है वो फॉल करवाएंगे, तो हमारे पास कार्बन जो है वो बन जाएगा, 7 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इनके भी चार्जेस और मैसेज देख लें, ये चार्जेस 4 और 2 ये 6 + 0, और मैसेज देख लें 4 + 9 13 और 12 + 1 13, ठीक है। न्यूट्रॉन का आपके पास जो चार्ज है वो 0 होता है, नीचे हम चार्जेस लिखते हैं, ठीक है। और चार्जेस देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन में हमने चार्ज 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जो है वो 6 हैं, ठीक हो गया। और मास ऑफ द कार्बन जो है वो 12 है। तो इसी तरीके से न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, मास 1 है। इसी तरह प्रोटॉन अगर आपको लिखना पड़े तो प्रोटॉन का चार्ज जो है वो चार्ज +1 होता है और मास 1 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है और मास बहुत ही कम होता है, तो इसको हम 0 कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इसका डायग्राम है कि किस तरीके से हमने इसको जो है वो डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन को। तो ये भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द जेम्स चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, तो आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का बी पार्ट, ठीक है। यानी इसी का सेकंड पोर्शन था कि व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एंड कॉपर न्यूक्लियाई। तो ये आपने दो इक्वेशन सिंपल लिख लेनी है कि न्यूट्रॉन को हमने जब नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया, ठीक है, तो उसने बोरॉन प्रोड्यूस किया, साथ हीलियम पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एंड न्यूट्रॉन अगर कॉपर पे अगर हम बम्बार्ड करवाएंगे तो हमारे पास जिंक और साथ इलेक्ट्रॉन्स यानी बीटा रेडिएशंस इमिट होंगी, ठीक है। तो इनके चार्जेस और मैसेज आपने जो है वो ज़रूर बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पर भी आप के ये देखें, कॉपर जो है वो 65 प्लस न्यूट्रॉन का 1 मास, ये 66 हो जाएगा, तो जिंक 66 प्रोड्यूस हो रहा है। और जो है वो जिंक इसका जो है वो कॉपर का जो है वो 29 था चार्ज और न्यूट्रॉन का 0 चार्ज था, ये टोटल 29 है। और जिंक का चार्ज तो 30 है, और प्लस जो है आप इसका -1 चार्ज कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन का -1 है, तो 30 - 1 29, ठीक है। तो ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये मस्ट बैलेंस होना चाहिए, और ये चार्जेस भी आपने चार्जेस और मैसेज शो करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपके फुल मार्क्स नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, राइट डाउन द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसके सिंपल से 3 ड्रॉबैक्स हैं, इजी से। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ये हमेशा यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट है कि जो भी एटम्स बॉन्ड बनाने वाले हैं वो दोनों जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होता है और दूसरे के पास कुछ नहीं होता, तो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब हमें क्या होता है कि वीबीटी कहती है कि जब भी एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो पेयर अप हो जाते हैं, और पेयर अप होने से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम शो होते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको भी वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और लास्ट में थर्ड पॉइंट है हमारे पास
द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब वीबीटी ये कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और दोनों पेयर अप हो जाते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अनपेयर्ड कोई नहीं रहेगा। तो इट मीन्स कि ये जो है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो बॉन्ड बनाने के बाद पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन वीबीटी जो है इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये बस सिंपल से 3 आपने ये इसके ड्रॉबैक्स लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर यूजिंग एसआई यूनिट्स, ठीक है। ये तो एक आपके पास आधा हो गया इसका पार्ट। नेक्स्ट है कि आपने मोलर मास ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट करना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और आपको डेंसिटी भी दी हुई है, ठीक है। देखने में आपको लग रहा है कि सिंपल डेंसिटी दी हुई है, कोई और डाटा नहीं दिया, तो हम मोलर मास ऑफ आइडियल गैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि इन्होंने हमें एक हिंट दी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इससे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यूज़ लगाएंगे, डेंसिटी गिवन है और आर की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास एम जो है मोलर मास ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं वैल्यूज़ ऑफ आर यूजिंग एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर एसआई यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको सिखाए हुए हैं। तो आपके अपने पेपर में आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे भी एसआई यूनिट्स कैलकुलेट करने यानी आर के यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एट एसटीपी, तो वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। अब वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो किस में पुट किया जा रहा है, CM क्यूब में, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास 22.414 DM क्यूब होता है, उसको 1000 से डिवाइड करें तो ये CM क्यूब में आ जाएगा। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में हमने जो वॉल्यूम का यूनिट लेना है वो CM क्यूब लेना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। यानी कि 1 ATM जो होता है, 1 ATM वो किसके बराबर होता है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है। तो आपने ATM में नहीं लेना, ठीक है, आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको यही क्वेश्चन STP पे आ जाए तो आपने वॉल्यूम ले लेना है 22.414 DM क्यूब, ठीक है, और प्रेशर ले लेना है 1 ATM, ठीक है। तो बाकी चीज़ें उसी तरीके से होंगी, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में 1 मोल ही होंगे। टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन ही होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको 273 उसमें ऐड कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन बन जाता है, और आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है, ये इस तरीके से, ठीक है। साथ साथ आपको यहाँ पर यूनिट्स भी नज़र आए कि कैसे यूनिट्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हुए हैं, ठीक है। और आपके पास 8.3143 जाउल्स पर मोल पर केल्विन आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट्स जो हैं वो आपको अगर आप इस तरीके से बेशक ना लिखें, आपने यहाँ पर यूनिट्स शो कर दिए हैं और एट द एंड क्या यूनिट बच रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बीच में ज़रूरी है कि आप इस तरह से एक एक यूनिट को कैंसिल करके दिखाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, और इधर मीटर क्यूब था, तो ठीक है। मीटर क्यूब जो है यानी 2 इसके जो है वो इसके 2 के साथ कट गए और 1 मीटर ऊपर रह गया, ठीक है, 7 न्यूटन रह गया। तो ये इस तरीके से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोलर मास ऑफ आइडियल गैस एट STP कैलकुलेट करनी है। तो डाटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 ATM होता है, डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो अब इसके लिए आर की वैल्यू हमने कौन सी लगानी है, ठीक है। आर की वैल्यू हमने वो लगानी है जिसमें ATM होना चाहिए, और वॉल्यूम तो हमें यहाँ पे नहीं गिवन, तो हमें अब वॉल्यूम का भी नहीं कोई भी फिक्र करनी, हमने वो वाला लगाना है जिसमें ATM हो, ठीक है, जोन सी वैल्यू में ATM होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 0.0821 में ATM का यूनिट नज़र आ रहा है हमें, साथ DM क्यूब है और पर मोल पर केल्विन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे कि यहाँ पे K है, वो यहाँ पे तो कुछ भी K नहीं है, kg, ठीक है, तो किसके साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पर D है डेसी, वो किसके साथ जो है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपल अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अभी, ठीक है, जैसे मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए आप DRT/P इसका आप लगाएं, डेंसिटी को R की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 273 टेम्परेचर डिवाइड बाय 1 ATM प्रेशर, तो आपके पास आ जाएगा 28.91 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो मोलर मास का तो ये यूनिट होता है ना, ग्राम्स पर मोल। अब केजी कहाँ गया
और डेसी किधर गया तो वो भी मैं आपको साइड पे बता देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाकी जो है वो हमारे पास आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको करना नहीं है, ठीक है। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी के मैं यूनिट्स लगाती हूँ kg, ठीक है, पर मीटर क्यूब। और फिर आर के हैं, आर के ये देखें, आर के ये सारे के सारे हैं, ये सारे लगा देते हैं। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये जो डेंसिटी के लगाए हैं kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आर के लगाए हैं ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है, वो मैंने नीचे ही करके लगा दिया ताकि काटने में आसानी हो। टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर ATM में है, ठीक है। तो अब जो चीज़ें आपस में कटते हैं उसको काट देते हैं, ठीक है। जैसे कि ATM से कट रहा है, ठीक है, और केल्विन से कट रहा है, ठीक है। अभी बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो एट दी एंड हमें ग्राम्स भी चाहिए और पर मोल भी चाहिए, ये इनको हमने काटना भी नहीं है, ग्राम्स पर मोल में तो आंसर आएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या रह गया, DM क्यूब है और मीटर क्यूब है और kg है, ठीक है। kg को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, तो kg का आ जाएगा 1000, kg की जगह आप लगा लेंगे 1000, यानी ये 1000 के बराबर है, ठीक है। और जो DM क्यूब है ना, DM क्यूब को जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से तो ये मीटर क्यूब रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी DM क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ा और kg को ग्राम्स में कन्वर्ट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये वाला 1000 इस वाले 1000 से कैंसिल हो जाता है। अब ये भी मीटर क्यूब बन चुका है और ये भी मीटर क्यूब है, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास सारे यूनिट्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इन यूनिट्स ने आपस में सॉल्व हुए हैं और आपके पास आंसर 28.91 ग्राम्स पर मोल आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का B, स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है वो हमने 2015 के फर्स्ट पेपर में कर लिया है, वहाँ से आपने देख लेना है। एंड डिस्कस हाउ द यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज्ड इन द हैबर्स प्रोसेस। तो अब हमने ये वाला पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। आपने वो वहाँ से ली चैटलियर की डेफिनेशन यानी प्रिंसिपल वो ये याद कर लिया हुआ है ऑलरेडी, उसको आपने अटैम्प्ट करना है अगर आपका इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया है उसकी ज़्यादा यील्ड हम कैसे लेंगे। तो हम कहेंगे कि द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, अगर आपको इसके साथ इसकी वैल्यू नहीं याद होती तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं नेगेटिव किलो जाउल्स पर मोल, यानी इतना आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। वैल्यू नहीं याद होती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव एनर्जी के साथ आ रहा है साइन एनर्जी के साथ, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। दिस इक्वेशन शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। अब यानी दोनों चीज़ें पता चल गई हैं, एक तो एक्सोथर्मिक है और दूसरा के रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। तो मीन्स कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, विद अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पता चल गई। तो अब हमने क्या करना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल सजेस्ट 4 वेज टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। वो कौन से 4 वेज हैं? लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना ये, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा जाता है। और हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट के मोल हैं वो ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अगर मोल्स कम हों तो प्रेशर हाई करने से जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, यानी जैसे जैसे अमोनिया बनता जा रहा है उसको निकालते जाएं। ये ना हो कि अमोनिया आपस में दोबारा रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने लग जाए। अगर हमें ज़्यादा अमाउंट अमोनिया ही चाहिए तो जैसे जैसे वो बनता जा रहा है उसको हमने निकालते भी जाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड लास्ट में यूज़ ऑफ द कैटलिस्ट। ये 4 चीज़ों के बारे में आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखनी है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में हमारे पास क्या आ जाता है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और इसके लिए इस यानी रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा लो नहीं यूज़ किया जाता। वैसे तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आपको पता है टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर किसको कहते हैं, हाई टेम्परेचर कहते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका हाई टेम्परेचर इतना होता है। तो यहाँ पर हमने इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में हमने क्या बताना है, एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर लेस, यानी हमने बता भी दिए कितने हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, आर लेस देन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के 4 हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम। हमें ये बात पता है कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और जो है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन उस साइड मूव करेगा जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लेस हैं, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे भी लिखनी है कि एज so the increase in pressure will decrease the volume and the equilibrium will shift in the forward direction having less number of moles producing more ammonia। और प्रेशर, हाई प्रेशर, अब आपने बताया तो है कि हाई प्रेशर से ज़्यादा अमोनिया बनेगा। तो अब कितना हाई प्रेशर लेना है, तो वो 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 200 to 380 ATM प्रेशर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियन प्रिंसिपल व्हेन द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन, जब उसको हम रिमूव कर लेते हैं तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट कम हो गई, ठीक है, ये देखें ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स आप रिमूव करते जा रहे हैं साथ साथ, तो ये कम होती जा रही है। जब ये कम हो जाती है ना तो और ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। सो अमोनिया इज कूल्ड। अब हमने बताना है कि हम अमोनिया को, जैसे जैसे अमोनिया गैसियस फॉर्म में बनती जाएगी तो अब हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बता रहे हैं कि अमोनिया इज कूल्ड बाय रेफ्रिजरेशन कॉइल्स, यानी उस गैस को हम कूल करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर उस चैम्बर में रेफ्रिजरेशन कॉइल्स लगी होंगी जिसके साथ अमोनिया जब मूव करेगी तो वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अनटिल इट कंडेंसेस एट -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज रिमूव्ड। फिर क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर लो हो जाता है -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कि वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने बताना है कि एट -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जिसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई नहीं होंगी, ठीक है, और वो बल्कि दोबारा से हम रिएक्शन चैम्बर की तरफ भेज देंगे, ठीक है। इन दिस वे 100% कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू अमोनिया इज पॉसिबल, ठीक हो गया। लास्ट में हमने यूज़ ऑफ कैटलिस्ट भी बताना है। एट लो टेम्परेचर, जैसे कि हमने कहा एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर पर काम करना चाहिए, लेकिन लो टेम्परेचर में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं, तो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन बहुत स्लो होगा, रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर यील्ड इज़ हाई बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, सो द प्रोसेस बिकम्स अनइकोनॉमिकल। अगर वही प्रोडक्ट हम 3-4 दिनों में हासिल करें और वही प्रोडक्ट हम अगर 3-4 घंटों में हासिल करें तो वो घंटों वाली ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी एज़ कम्पेयर टू हम टाइम वेस्ट करके वो प्रोडक्ट हासिल करें, ठीक है। देयरफॉर इस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली इस रिएक्शन के लिए, अमोनिया की रिएक्शन के लिए हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, पीस ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एंड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास 35% अमोनिया होता है बाय मास, ठीक है। लेकिन फिर हम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास 35% अमोनिया होता है, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो सारा का सारा जो है वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा और हमें बहुत ज़्यादा अमोनिया जो है परसेंटेज में मिलेगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। प्रूव दैट pKa प्लस pKb इज इक्वल्स टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को पहले समझ लें। मीन्स कि अगर आपके पास कोई एसिड था, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ है बेस में, लेकिन वो कौन सी बेस होगी, उसकी कॉन्जुगेट बेस होगी ना, ठीक है। तो एसिड कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों का जो है पेयर, ठीक है, इनकी आपने pKa यानी एसिड की pKa वैल्यू होती है, ठीक है, और बेस ये जो कॉन्जुगेट बेस होगी उसकी pKb वैल्यू होगी। तो इनकी pKa pKb वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करें तो वो 14 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है।
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को पे हमने काम करना है, यानी सिंपल एसिड और बेस पे काम नहीं करना, बल्कि हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन Ka एंड Kb। अब Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। उनके दरमियान में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट इज गिवन बाय Ka मल्टीप्लाई Kb इज इक्वल्स टू Kw। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको लेते हुए हम काम करेंगे। दिस रिलेशनशिप कैन बी प्रूव्ड बाय कंसिडरिंग दी, अब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ना, मतलब हम कह रहे हैं कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि ए और के बी का रिलेशनशिप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, ये हमें ले जाएगा कि हम जो है वो ये वाला रिलेशनशिप डिराइव करें। ठीक है, तो एग्जाम्स में आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि पी के ए और पी के बी इज इक्वल्स टू 14, या पी के बी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, ये फाइंड आउट करें, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि आप के ए एंड के बी का रिलेशनशिप जो है वो आप पूरा डिराइव करें, उसका रिलेशनशिप डिराइव करें। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है तो सही, इसको डिराइव कैसे करना है, कि ए के बी मल्टीप्लाई होकर के डब्ल्यू के इक्वल कैसे आते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने तीनों सूरतों में तीनों जो क्वेश्चंस हैं जो भी पूछा जाए आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, यही मेथड है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन बी प्रूव्ड बाय कंसिडरिंग द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ha एंड राइटिंग इक्वेशन फॉर इट्स Ka। ठीक है, यानी हमने इसका एक एसिड लेना है, ठीक है, और उसका हमने आयनाइजेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये एसिड था और ये कॉन्जुगेट बेस बन गई है। ठीक है, तो इसका हमने जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है Kc। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स में हमारे पास जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हमने एक्सेस अमाउंट में लिया होता है, इसलिए उसकी अमाउंट को हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से इस कांस्टेंट को अनदर कांस्टेंट Kc के साथ जो है वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें Kc को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो Ka आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपके पास डिराइव हो गया है H प्लस A माइनस डिवाइड बाई HA। ठीक है, अब सेम आपने इसको कॉन्जुगेट बेस के लिए करना है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस आई हुई है ना सिस्टम में, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो इसको देखें कैसे होगा। द इक्विलिब्रियम फॉर द कॉन्जुगेट बेस इज, ये देखें A नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो अब क्या करेगा, नेगेटिव है वाटर के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके HA बना देगा। ठीक है, और वाटर में से जो है वो OH निकल के साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका यानी कॉन्जुगेट बेस का ये इक्विलिब्रियम आ गया है, और इसका जो है वो अगर हम Kc एक्सप्रेशन लिखें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है, अगेन वाटर एक्सेस में है तो हम उसको Kc के साथ मल्टीप्लाई करके अनदर कांस्टेंट ले लेंगे, दैट इज Kb। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा Kb का रिलेशनशिप आ गया है। अब हम Ka को Kb के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की इक्वेशंस पता चल गई हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एक्सप्रेशंस 1 एंड 2, दोनों के एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये हमने Ka की वैल्यू डिराइव की थी और ये हमने Kb की वैल्यू ड्राइव की थी। अब इसमें जो आपस में चीज़ें कटती हैं वो काट देते हैं, A नेगेटिव के साथ कट जाएगा, Ha के साथ कट जाएगा, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल्स टू H और OH। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ गया, Kw के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो H पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है, ये इनके आयंस अगर आपस में इनका प्रोडक्ट लें तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इनकी जगह Kw लिख दिया। तो अब हमने ये प्रूव कर लिया कि Ka और Kb आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो Kw के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा दिस रिजल्ट लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ Ka इज़ नोन, यानी अगर हमें A की वैल्यू पता है तो हम B की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और B की पता हो तो A की फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, तो सिंस Kb जो है वो Kw के इक्वल है, इसलिए हम अगर इनका लॉग ले लें, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लें
तो जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, अगर जब लॉग ओपन होगा तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लॉग के ए प्लस लॉग के बी हो जाएगा, दूसरी तरफ लॉग के डब्ल्यू। तो जब हम ये जो लॉग है, ठीक है, इनको नेगेटिव लॉग में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो यानी पी एच या पी के ए पी के बी होता है वो नेगेटिव लॉग के साथ होता है, ठीक है। तो हम इन सब के साथ नेगेटिव साइन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव लॉग के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ठीक है। तो वो सारे के पी के बी प्लस पी के ए प्लस पी के बी प्लस पी के इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि ये सब जो है वो इसके इक्वल आ गया है, और पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 14 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये चीज़ प्रूव हो गई है, मीन्स कि ये प्रूव हो गया पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो लास्ट में हम इसका एक रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि ए के बी जो है वो के डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो के ए जो है वो उसको अगर हमने फाइंड आउट करना है, देखना है, तो वो क्या होगा, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी, और के बी को करना है तो वो के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या चीज़ शो कर रहे हैं, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए का इन्वर्स रिलेशनशिप है के बी के साथ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट इक्वलिटी का साइन हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लग जाता है। तो ये इन्वर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि के डब्ल्यू इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। इट मे बी कंक्लूडेड दैट के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। स्ट्रॉन्गर द एसिड, यानी कि एसिड के लिए होता है ना, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी ही वीक होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगी, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर वीक एसिड होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है। तो ये मैंने पूरा आपको ये लास्ट स्लाइड भी करवा दी है, ताकि अगर आपसे ये के ए और के बी का रिलेशनशिप पूछा जाए तो वो भी आप अटैम्प्ट कर लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसको अटेम्प्ट करना आता ही नहीं है कि कैसे बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से हम इसको कम जो है वर्ड्स लिख के थोड़ा थोड़ा लिख के और प्रॉपरली हम अपनी बात समझा दें, ठीक है। सबसे पहले तो देखें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स। यानी कोई भी सॉलिड सॉल्यूट्स हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी या कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिंपल सॉलिड सॉल्यूट्स की ही बात हो रही है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की पहले आप डेफिनेशन देख लें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट अंडर गिवन कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी आपका जो भी गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, यानी गिवन कंडीशन पर, ठीक है, आपके पास जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट उस गिवन सॉल्वेंट में ऐड हो सकती है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हैं, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर सीएम क्यूब या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब, ये इसके यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है कि सॉल्युबिलिटीज ऑफ मैनी सॉलिड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं कि बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। उनमें एग्जाम्पल भी आपने याद करनी है, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और कुछ हैं ऐसे द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सम सॉलिड्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, उनकी भी एग्जांपल आपने याद करनी है, सोडियम सल्फेट एंड सिलीनियम सल्फेट, ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास सॉल्युबिलिटीज ऑफ सम सॉलिड्स रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी बेसिकली हमने सारा बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ सम सॉलिड्स इंक्रीज होंगी, कुछ की डिक्रीज होंगी और कुछ की रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। उनकी एग्जांपल सिंपल है, नमक यानी सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि द यानी ये तो पीछे हमने पूरा ट्रेंड एक्सप्लेन कर दिया ना, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज़ को। द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटीज विद टेम्परेचर कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि अगर एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन पॉजिटिव है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया करेगी। अगर एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है वो सॉल्युबिलिटी
डिक्रीज़ करेगी। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि दोनों की इंथैल्पीज पॉजिटिव हैं, लेकिन एक ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, +36 किलो जॉल्स पर मोल है, तो इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोडियम नाइट्रेट का, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी सॉल्बिलिटी तो बहुत इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक की वैल्यू है +3 किलो जॉल्स पर मोल। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ तो वो कांस्टेंट ही रहेगी, सॉल्बिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू से ये बात पता चल गई है। ठीक है, तो बेसिकली इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है उससे पता चल रहा होता है कि कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी सॉल्ट है, वो किस तरीके से डिज़ोल्व हो रहा है, यानी वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ करेगा, यानी सॉल्बिलिटी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल यूजिंग इट्स लेबल डायग्राम, ऑल्सो राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट इट्स इलेक्ट्रोड्स, यानी गैल्वेनिक सेल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये 2014 के फर्स्ट पेपर में और 16 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है एज इट इज़। ठीक है, तो वहाँ से आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में है डिफाइन गैल्वेनिक सेल, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो आपके पास सिंपल गैल्वेनिक सेल है, ये पहले नहीं आया पिछले पेपर्स में। ठीक है, इसमें आ रहा है और बहुत डिटेल से पूछ लिया उन्होंने, 7 नंबर का पूछ लिया, डिफाइन गैल्वेनिक सेल क्या होता है। अब आप खुद ही जब सोचेंगे, आपने गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता होगा ना कि अब मैं उसमें इलेक्ट्रोड, किस मेटल को इलेक्ट्रोड बना रहा हूँ, ठीक है, किसको जो है वो कैथोड बना रहा हूँ। ठीक है, वो सारा कुछ अगर आपने तैयार किया होगा तो आपको पता होगा, तो आपने इसको कंप्लीटली यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल होता क्या है। ठीक है, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, An electrochemical cell in which spontaneous redox reactions produce electric current is known as galvanic cell और voltaic cell। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई एक ऐसा सेल ले रहे हैं जिसमें आपने खुद से बैटरी नहीं यूज़ करनी, बैटरी लगानी नहीं है, बल्कि आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी आपने ऐसे केमिकल्स आपस में मिक्स किए हैं, उसमें ऐसे इलेक्ट्रोड्स डाले हैं कि वो आपस में जो है वो रिएक्शन करके करंट खुद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें गैल्वेनिक सेल में करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी बस आपने उनको जोड़ना है, आपने सर्किट कंप्लीट करना है तो खुद से ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या करंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोड्स एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड कैथोड। ठीक हो गया। अब कंस्ट्रक्शन बतानी है आपने कि आपने किससे मिलकर ये बनाया है। तो जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन इन वन कंटेनर एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अनदर कंटेनर। द टू रॉड्स आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर। ठीक है, हाउएवर स्टिल नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। यानी आपने ये वाली जो है ना कि आपने कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में और जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाला है और उसको एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट भी कर दिया, साथ बल्ब भी लगा दिया। बल्ब ऑन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने बताया कि भाई अभी तक तो स्टिल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई बल्ब ऑन नहीं हुआ, हमने उनको जोड़ तो दिया है। तो अब आपने क्या करना है कि अभी तक करंट नहीं फ्लो हुआ था ना, ठीक है, दोनों को सिंपल कॉपर वायर से जब जोड़ा था और बीच में बल्ब था तो अभी करंट नहीं फ्लो हुआ, तो फिर आपने बीच में इन दोनों कंटेनर्स को जो है वो एक ब्रिज से जोड़ना है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन में हमने 2 कंटेनर्स लिए हैं, एक में जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और उनको हमने कॉपर वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, स्टिल नो करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो अब हमने क्या करना है, द टू सोल्यूशंस आर देन कनेक्टेड विद द ट्यूब, उसको हम ट्यूब को कहते हैं, यू शेप ट्यूब होती है, उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, फिल्ड विद अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में फिल हुए होते हैं और काफ़ी थिक इनकी वो होती है, जेल फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पानी की फॉर्म में होते हैं और दोनों तरफ से, क्योंकि यू शेप उल्टा ऐसे करके पड़ा होता है ना, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे कॉटन प्लग्स भी लगाए होते हैं। ठीक है, ताकि कुछ आइंस जो हैं वो मूव कर सकें और सारा का सारा मटीरियल जो है वो इस तरह से कंटेनर्स में ना गिर पाए। ठीक है, तो नाउ द करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो अब जो है वो पूरा का पूरा आप कह लेंगे दोनों कंटेनर्स आपस में
कम्प्लीटली कनेक्ट हो गए हैं और जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई नज़र आएगी क्योंकि बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अब ये हमने भाई जो बीच में सॉल्ट लगाया, इसका क्या मकसद था, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट क्या है। तो वैसे भी आपसे 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट इन द गैल्वेनिक सेल, तो वो भी आपको आना चाहिए। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशंस, ठीक हो गया। सो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच सेल। अब होता क्या है, अब हम वर्किंग में देखते हैं कि वर्किंग में हुआ क्या था कि इन वन हाफ सेल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड इज कॉल्ड एनोड एंड इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ऑक्सीडेशन। यानी एक हमने हाफ सेल ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ था और उसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी। और ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि जो भी अगर फॉर एग्जांपल यानी ये हमारे पास जिंक है और जिंक ने ऑक्सीडेशन शो करनी है, तो जिंक यहाँ से उतर के ना सोल्यूशन में आएगा Zn+2 की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि अब मूव करेंगे टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन की वजह से ये जो एनोड है, ठीक है, एनोड ये नेगेटिव साइन इसका शो हो रहा होता है, ठीक है। एनोड जो है वो नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने ऊपर लिख दिया है कि एक हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम एनोड भी कहते हैं, वो नेगेटिव भी होता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक हो गया। सेम यही काम आपने करना है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इन अदर हाफ सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड इज कॉल्ड कैथोड एंड इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो रिडक्शन हो रही होती है। मीन्स कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर आइंस थे, वो यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक वाले उसमें क्या हो रहा था, जिंक आइंस जो है वो सिस्टम में आते जा रहे थे और यहाँ से कॉपर आइंस सिस्टम से ख़त्म हो गए, इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव आइंस ज़्यादा होते जा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव आइंस जो जा रहे हैं वो यहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं, तो नेगेटिव आइंस इस सोल्यूशन में ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स के दोनों साइड पे जो है वो एक में पॉजिटिव आइंस की जो है वो ज़्यादा हो रही है कंसनट्रेशन और एक में नेगेटिव आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। तो इस वजह से जब हम इनको सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव आइंस ज़्यादा हो गए हैं तो इस सॉल्ट ब्रिज में से पॉजिटिव आइंस इस सिस्टम में आएंगे, ठीक है, और जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हो गए हैं तो इस सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आइंस जो हैं वो इस सिस्टम में आएंगे, ठीक है, ताकि जो है वो इसके चार्ज को बैलेंस करें, जो एक चार्ज अमाउंट में ज़्यादा होता जा रहा है उसको न्यूट्रल कर सकें, ठीक है। तो जिंक हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन कॉपर, सो जिंक इलेक्ट्रोड गेट्स नेगेटिव चार्ज देन कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये आपने पूरा का पूरा ड्रॉ भी कर देना है, इसकी क्वेश्चंस भी लिख देनी है। तो ये आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। ये आपने पूरा, ये देखें जिंक है, ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है, ये यहाँ लिखा हुआ है एनोड, ठीक है, ये भी कैथोड कॉपर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनोड टू कैथोड मूव करेंगे, ठीक है। तो एनोड पे कॉपर जो है कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर मेटल में जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है और जिंक जो है यहाँ से निकल के सोल्यूशन में आता जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों यानी एनोड और कैथोड की जो आप नेट इक्वेशन लिखेंगे वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको गैल्वेनिक सेल को बहुत ज़्यादा डिटेल से कम्प्लीटली जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेक्शन सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। सॉरी, लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इज एन इलेक्ट्रो आयरन स्पून सिल्वर प्लेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या, ठीक है, बेसिकली जो हमने अभी गैल्वेनिक सेल पढ़ा है इसी पर ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी काम करती है, ठीक है। वो हमारे पास गैल्वेनिक सेल था। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या करना है, बैटरी खुद प्रोवाइड करनी है, ठीक है, बैटरी खुद प्रोवाइड करनी है और हमने इस तरीके से कंटेनर लेना है और जो हमारे पास जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उस
पे उसको हमने जो जिस भी चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमने स्पून की करनी है, तो हम स्पून को जो है वो बना देंगे कैथोड। स्पून को क्या बना देंगे? कैथोड। और उसके ऊपर जिस भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम बना देंगे एनोड। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा कि एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। अब जो भी मेटल है, फॉर एग्जांपल आपने कॉपर मेटल ली हुई है, कॉपर मेटल ऑक्सीडेशन करेगी, Cu+2 की फॉर्म में सिस्टम में आएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से मूव करके इधर जाएंगे। ठीक है, अब सिस्टम में कॉपर आइंस पे पड़े हुए हैं और वो कॉपर आइंस आएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी आपके पास आयरन का स्पून है तो इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है उसको एनोड बना दें, और जिस भी जो इंस्ट्रूमेंट है जो भी आपके पास है उसकी जिसकी प्लेटिंग जिसके ऊपर कवरिंग करनी है उसको आपने कैथोड बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो काम करता है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि हाउ इज़ एन आयरन स्पून सिल्वर प्लेटेड, यानी आयरन का बना हुआ स्पून है उस पर सिल्वर की कोटिंग कैसे करनी है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आयरन का बना हुआ स्पून है तो उसको हम बना देंगे, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ के कैथोड बना देंगे। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो सिल्वर का इलेक्ट्रोड अटैच कर देंगे ताकि सिल्वर जो है वो Ag+ की फॉर्म में आए सिस्टम में, सोल्यूशन में, और वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो आए होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और वो आए होंगे स्पून के ऊपर, तो वो वहाँ से जाके उनको क्या कहते हैं गेन करके और उसी के ऊपर स्पून के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग electrolysis can be used to deposit one metal on another. ठीक है, the process in which a layer of silver or gold is often plated on jewelry or tableware made from inexpensive metals such as iron. यानी वो जो चीज़ें बनी हुई हैं वो अगर inexpensive यानी लोहे की, आयरन की बनी हुई हैं और उसके ऊपर हम गोल्ड की या सिल्वर की तय चढ़ा देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या चाहिए? एनोड क्या होगा? द मेटल विच इज़ टू बी डिपॉजिटेड। ठीक है, जो हमने ऊपर चढ़ानी है उस आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो उसको हमने एनोड बनाना है। कैथोड क्या होगा? जो आर्टिकल है उसको आपने कैथोड बनाना है जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है। आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज यूज्ड एज अ कैथोड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ एनोड मेटल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं वो क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ एनोड। जैसे कि आपके पास सिल्वर एनोड जो है वो आपने सिल्वर का बनाया हुआ है ना, तो सिंपल जो सोल्यूशन भी होगा वो आप सिल्वर सल्फेट वगैरह ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लें, कुछ भी ले लें, सिल्वर का ही सॉल्ट लेना है और वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग आ गई। वर्किंग में आपने क्या करना है? व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टू द कैथोड। ठीक है, यानी जो आर्टिकल है ना उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास आर्टिकल है स्पून, ठीक है, और ये एनोड है जो कि सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो जाएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, और ये सिल्वर जो है वो ऑक्सीडेशन करके सिल्वर +2 की फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। ठीक हो गया। तो सेकेंड लाइन क्या है? मेटल आइंस ऑफ एनोड इन द सोल्यूशन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मेटल के आइंस सोल्यूशन में हैं जैसे कि सिल्वर आइंस हैं वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट हो जाएंगे उस आर्टिकल के ऊपर, यानी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? सिल्वर प्लेटिंग। इन सिल्वर प्लेटिंग सिल्वर रॉड इज यूज्ड एज एनोड एंड सोडियम साइनाइड इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सॉरी, सोडियम नहीं, सिल्वर साइनाइड को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइनाइड आयन जो है वो कम्प्लेक्स बना देगा विद सिल्वर आइंस। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सिल्वर आइंस हैं वो साइनाइड के साथ मिलकर सिल्वर साइनाइड आइंस के जो कॉम्प्लेक्स आइंस बना देगा। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास एनोड पर जो है सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर आइंस की फॉर्म में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखें आ गए। अब कैथोड पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास सिस्टम में सिल्वर साइनाइड्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ख़ुद सिल्वर जो है वो उस आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और साइनाइड आइंस सोल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो आपने प्रॉपरली इसको जो है वो इसकी इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है और ये आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है,
सिल्वर साइनाइड भी ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में सिल्वर नाइट्रेट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो सेक्शन सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।